हेलो एवरीवन। आज हम इस कहानी के माध्यम से हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। प्रफुल्ल, अरे प्रफुल्ल, आई माँ, अभी आई। माँ ने आवाज दी और बेटी आ गई। क्या है माँ? बेटी पास आकर बोली। घोष के यहाँ से एक बैंगन ले आ। मैं नहीं जाऊंगी, भीख मांगते मुझसे नहीं बनता। तब क्या खाएगी? घर में आज कुछ भी नहीं है, रूखा भात खाऊंगी। नित्य मांगकर मैं क्यों खाऊं? अरे गरीबों को मांगने में लज्जा कैसी, अपना भाग्य ही ऐसा है। प्रफुल्ल ने कोई उत्तर न दिया। माँ ने फिर कहा, तो तू भात चढ़ा, मैं जाकर ले आती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, भीख मांगने न जाना। चावल है, नमक है, कच्ची मिर्च है, फिर और हमें क्या चाहिए? प्रफुल्ल की माँ मुस्कुरा दी। वह चावल धोने चली, परंतु हांडी देखकर बोली, चावल भी कहाँ हैं? केवल आधी मुट्ठी चावल थे, जिनसे एक का भी पेट न भरता। माँ हांडी लेकर चली तो प्रफुल्ल ने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ? थोड़े चावल उधार लेने जा रही हूँ। हम कितने चावल उधार ले चुके हैं माँ, तुम अब उधार न लाओ। तब खाएगी क्या? घर में तो एक पैसा भी नहीं है जो मोल ले आऊं। उपवास करूंगी। दुखी मन से प्रफुल्ल बोली। उपवास से कितने दिन जिएगी? मर जाऊंगी और क्या। मेरे मरने पर जो चाहे करना, मैं यह नहीं देख सकती। मैं भीख मांगकर तुझे खिलाऊंगी। भीख मांगना बहुत बुरा है माँ। एक दिन के उपवास से आदमी नहीं मरता। आओ हम दोनों मिलकर यज्ञोपवीत बनाएं। कल उन्हें बेचकर पैसे ले आऊंगी। सूत कहाँ है? चरखा तो है, मैं अभी काट लेती हूँ। रुई कहाँ है? प्रफुल्ल मुंह नीचा करके रो पड़ी। माँ फिर चावल उधार लाने चली। प्रफुल्ल माँ के हाथ से हांडी लेकर बोली, माँ मैं भीख या उधार मांगकर क्यों खाऊं? मेरे पास सब कुछ है। माँ ने आंसू पोंछकर कहा, सब कुछ तो है बेटी, पर भाग्य में कहाँ है? भाग्य में क्यों नहीं है माँ? मैंने क्या अपराध किया है जो ससुर के पास अन्न होते हुए भी मुझे न मिले? तूने इस अभागी के पेट से जन्म लिया, यही है तेरा अपराध और तेरा भाग्य। सुनो माँ, मैंने निश्चय कर लिया है कि ससुर का अन्न भाग्य में होगा तो खाऊंगी, अन्यथा न खाऊंगी। तुम चाहो तो यह अन्न खा लो, पर मुझे मेरी ससुराल पहुंचा दो। यह क्या बेटी, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ? बिना बुलाए ससुराल कैसे भेज दूं? मांगकर खाया जा सकता है, पर बिना बुलाए ससुराल नहीं जाया जा सकता। वे तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लेते। वे न लें, इसमें मेरा अपमान नहीं। जिनके ऊपर मेरा भार है, उनसे मांगने में मुझे लज्जा नहीं। अपना मांगने में लज्जा क्या है? माँ रोने लगी। प्रफुल्ल बोली, तुम्हें अकेली छोड़कर जाने की मेरी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दुख कम होने पर तुम्हारा भी दुख कम होगा, इस आशा से जाने की इच्छा है। दोनों में बहुत देर तक बातें हुई। माँ ने बेटी का कहना ही ठीक समझा। माँ ने जो चावल बनाए थे, उन्हें वह प्रफुल्ल ने खाना स्वीकार नहीं किया। माँ ने भी नहीं खाए। प्रफुल्ल बोली, समय नष्ट करने से क्या लाभ? रास्ता बहुत लंबा है। आ तेरे बाल बांध दूं? नहीं, इन्हें यूं ही रहने दो। दोनों मैले कपड़े पहने ही घर से निकल पड़ी। वारेंद्र भूमि में भूतनाथ नामक एक ग्राम था। वहीं प्रफुल्ल की ससुराल थी। प्रफुल्ल के ससुर हरिवल्लभ बाबू बड़े आदमी थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी
थी। दोनों 2 मंजिल की बैठक थी। 4 दीवारी से घिरा बाग और तालाब था। यह ग्राम प्रफुल्लमुखी के मायके से 6 कोस की दूरी पर था। बिना खाए पिए माँ बेटी 6 कोस पैदल चलकर तीसरे पहर वहां पहुंची। घर में प्रवेश करने का को प्रफुल्ल की माँ के पैर नहीं उठ रहे थे। प्रफुल्ल कंगाल की लड़की थी, इसीलिए हरिवल्लभ बाबू उससे घृणा करते थे। यह बात नहीं थी। विवाह के पश्चात एक गड़बड़ी हो गई थी। हरिवल्लभ ने जानबूझकर यह विवाह किया था। कन्या सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने यह संबंध स्वीकार किया था। उधर प्रफुल्ल की माँ ने अपना सब कुछ लगाकर यह विवाह किया था। उस विवाह में भी वह कंगाल हो गई थी। यहाँ तक कि अन्न का भी अभाव हो गया, परंतु भाग्य से फल उल्टा ही हुआ। बारातियों को उसने उत्तम भोजन कराया, परंतु अपने पक्ष वालों को दही चिवड़ा ही दे सकी। इसे पड़ोसियों ने अपना अपमान समझा और वे बिना खाए ही उठ गए। इससे उन लोगों में मनमुटाव हो गया। इसका पड़ोसियों ने भयंकर बदला लिया। रसोई छूने के दिन हरिवल्लभ ने प्रफुल्ल के पड़ोसियों को आमंत्रित किया। उनमें से कोई न गया और कहला दिया कि उल्टा के साथ हरिवल्लभ बाबू ने रिश्तेदारी की है। आपको यह सब शोभा देता है, परंतु हम गरीबों की जाति ही सब कुछ है। हम जाति भ्रष्ट कन्या के हाथ का पानी भी न पी सकते। भरी सभा में यह बात कही गई। हरिवल्लभ ने सोचा, विवाह के दिन पड़ोसियों का प्रफुल्ल के यहाँ भोजन न करने का यही कारण होगा। वे झूठ क्यों बोलेंगे? हरिवल्लभ ने उनका विश्वास कर लिया। निमंत्रित व्यक्तियों ने नववधू के हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन न ग्रहण किया। दूसरे दिन हरिवल्लभ ने वधू को उसके मायके भेज दिया। तभी से प्रफुल्ल का ससुराल से संबंध टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया। प्रफुल्ल की माँ ने एक बार कुछ सामान भेजा, परंतु हरिवल्लभ ने वह वापस कर दिया। इसी कारण आज उस घर में प्रवेश करते हुए प्रफुल्ल की माँ के पैर कांप रहे थे। अब यहाँ तक कि आने के बाद लौटा भी नहीं जा सकता था। दोनों ने साहस करके घर में प्रवेश किया। गृहस्वामी अंतःपुर में से सो रहे थे। प्रफुल्ल की सास अपने बड़े केश चुनवा रही थी। तभी प्रफुल्ल और उसकी माँ वहां पहुंची। प्रफुल्ल ने घूंघट खींच लिया था। उसकी आयु तब 18 वर्ष की थी। गृहिणी ने पूछा, तुम कौन हो? प्रफुल्ल की माँ लंबी सांस छोड़कर बोली, क्या कहकर परिचय दूं आपको? क्या परिचय देने में बहुत कुछ बताना होगा? हम लोग तुम्हारे संबंधी हैं। संबंधी? कैसे संबंधी? तारा की माँ एक नौकरानी यहाँ काम करती थी। वह प्रफुल्ल के घर हो आई थी। वह बोली, मैं पहचान रही हूँ, समधिन है। समधिन? कैसी समधिन? दुर्गापुर वाली समधिन, तुम्हारे बड़े लड़के की सास। गृहिणी कुछ अप्रसन्न होकर बोली, बैठो। समधिन बैठ गई, जबकि प्रफुल्ल खड़ी रही। गृहिणी बोली, यह लड़की कौन है तुम्हारे साथ? आपकी पुत्रवधू। गृहिणी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम लोग यहाँ कहाँ आई थी? आपके पास। क्यों? क्या मेरी बेटी अपनी ससुराल न आती? आती क्यों नहीं? सास ससुर जब बुलाते तब आती। भले आदमियों के लड़के लड़की इसी तरह आते हैं। सास ससुर यदि 7 जन्म बुलाने का नाम न लें तब, यदि नाम न लें तो न आए, तो खिलाए कौन? मैं अनाथ विधवा तुम्हारी पुत्रवधू को कहाँ से खिलाऊं? खिला नहीं सकती तो पैदा क्यों की थी? तुमने खाने पहनने का हिसाब लगाकर पेट रखा था, तो उसी के साथ लड़के की बहू के खाने पहनने का हिसाब क्यों नहीं लगाया?
अरे बाप रे, यह औरत तो घर से संग्राम करने को तैयार होकर आई है। नहीं, संग्राम करने नहीं आई हूँ, आपकी बहू अकेली नहीं आ सकती थी, इसीलिए पहुँचाने आई हूँ, अब जा रही हूँ। इतना कहकर प्रफुल्ल की माँ घर से निकलकर चली गई। माँ चली गई, प्रफुल्ल वहीं रही। वह वैसे ही घूंघट निकाले खड़ी रही। सास बोली, तुम्हारी माँ गई, तुम भी जाओ। प्रफुल्ल हिली तक नहीं। वह प्रस्तर प्रतिमा के समान अपने स्थान पर चुपचाप खड़ी रही। अरे तू जाती क्यों नहीं? खड़ी कैसे रह गई? क्या मुसीबत है? प्रफुल्ल की सास तेज स्वर में चिल्लाई। फिर तुम्हें पहुंचाने एक आदमी भेजना होगा। अपनी माँ के साथ चली जाओ। अब प्रफुल्ल ने घूंघट उठाया। चांद की तरह उसका मुख खुला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सास ने मन में सोचा, आह, ऐसी चांद सी बहू लेकर भी मैं गृहस्थी न चला पाई। उसका मन कुछ नरम हुआ। प्रफुल्ल अस्फुट स्वर में बोली, मैं अब जाने के लिए नहीं आई हूँ माँ। मैं क्या करूँ बेटी? क्या मेरी इच्छा नहीं है कि तुम्हें लेकर गृहस्थी चलाऊं? परंतु लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। जाति युद्ध होने के भय से तुम्हें छोड़ना पड़ा है। माँ, जातिच्युत होने के भय से क्या संतान को त्यागा जाता है? प्रफुल्ल आर्द्र स्वर में बोली, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ? प्रफुल्ल की बात सुनकर सास का मन और भी नरम हो गया। वह बोली, मैं क्या करूँ बेटी? प्रफुल्ल बोली, कुछ भी सही। आपके घर में कितनी ही दासियां हैं, मैं आपके यहाँ दासी बनकर ही रहना चाहती हूँ। गृहिणी अब कुछ न कह सकी। वह बोली, लड़की तो लक्ष्मी है, रूप में भी और बातों में भी। गृह स्वामी से पूछूं वे क्या कहते हैं? तुम यहाँ बैठो बेटी। प्रफुल्ल बैठ गई। तभी द्वार की ओर से एक 14 वर्षीय सुंदरी ने, जो घूंघट निकाले थी, प्रफुल्ल को बुलाया। प्रफुल्ल ने सोचा, यह कौन है? वह उठकर उस बालिका के पास चली गई।